आज हम लोग चैप्टर 1 और 2 के से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आने वाला जो परीक्षा हो उसमें सभी का सभी प्रश्न का सही उत्तर हम लोग चुन सकेंगे। पहला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न रहेगा कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक चर में रैखिक समीकरण यानी चर में एक ही चर होना चाहिए, साथ ही रैखिक समीकरण होता है, तो इसके लिए व्यापक रूप क्या होता है। तो इसके लिए हमको याद रखना है कि ax प्लस बी, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। याद रखना है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है, ax प्लस बी बराबर 0 होता है। वही प्रश्न यदि द्विघात बहुपद का पूछा जाता है, द्विघात बहुपद को हम लोग याद ये होंगे, तो हो सकता है कि रैखिक बहुपद में पूछ करके द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछते। इसके लिए ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम लोग याद रखेंगे पहला का सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। दूसरा प्रश्न है पाई कैसा संख्या है, यानी पाई क्या है। याद रखना कि पाई एक परिमेय संख्या होगा। पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एक मान निश्चित नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाई जो है कौन है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़े होंगे, जो संख्या जो रूट में होते हैं वो संख्या भी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यदि रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, इस तरीके का परिमेय संख्या जो होगी वो भी अपरिमेय होगा। इस तरीके से प्रश्न 2 का जो सही ऑप्शन है 2 है। पाई कैसा संख्या, एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रश्न 3 को देखेंगे। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। हम लोग इसको पढ़े होंगे, वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ए है, 0 है, 0 अभाज्य संख्या नहीं, 0 एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन बी देखेंगे तो बी 7 जो है ये अभाज्य संख्या है। सी को देखते हैं तो 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कट रहा है। इस तरीके से ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो डी भी 9 जो है 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इस तरीके से ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न 3 का ऑप्शन बी को देखेंगे जो सही है, क्योंकि 7 जो है केवल 7 और 1 से ही कटता है। इस तरीके से इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, 7 है। प्रश्न 4 को देखेंगे। प्रश्न 4 में है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। शून्यक मतलब होता है इसका मूल ज्ञात करना या x का वैल्यू ज्ञात करना। यदि इसको हल करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ये हम लोग हल करते हैं तो इसका गुणनखंड करने पर x स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 6 है बराबर 0 देंगे। यहाँ पे जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस 5x आना चाहिए, गुना पे 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम खंड करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। फिर यदि x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 होगा, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस फिर यहाँ पे 3 होगा बराबर 0, यानी एक हो जाएगा x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। यानी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर भी ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात 2 और 3 जो होगा वो उसका सही ऑप्शन होगा। इसमें हम लोग देखेंगे माइनस 3 2 है तो ये नहीं है, माइनस 1 2 है ये भी नहीं है, 3 माइनस 2 ये भी नहीं है, 3 और 2 है, यानी दोनों का दोनों प्लस में होना चाहिए। इस तरीके से द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो शून्यक होंगे वो कौन शून्यक होगा, 3, 2 होगा। प्रश्न 5 को देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल पूछा गया है। तो मूलों का योगफल हमको मालूम है, उसके लिए सूत्र होता है माइनस b बटा a। मूलों का योगफल का सूत्र क्या है, माइनस b बटा a। यदि गुणनफल पूछा जाता है तो उसका सूत्र होता है c बटा a। इस तरीके से इसमें हम लोग देखेंगे माइनस b बटा a ऑप्शन बी है, इसलिए 5वां प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, जो माइनस बी बटा ए मूलों के योगफल का सूत्र होता है।
इसके अलावा प्रश्न 6 को देखेंगे, दो संख्याओं का मौसौ 25 तथा 950 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। यानी इस संख्या का गुणनफल क्या होगा वो पूछा जाता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल 900 गुने 900 के बराबर होता है। इस तरीके से दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा 925 और 950 इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। हम लोग 25 और 50 को गुना करेंगे, कितना होगा 25 पचे 125 अर्थात 1250 होगा। तो छठा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यानी हम लोग 25 और 50 को गुना करेंगे तो ये 1250 आएगा। प्रश्न 7 में देखते हैं, निम्न में परमेय संख्या कौन है। यहाँ देखेंगे √3/2, न √3 रूट से बाहर निकलेगा न 2 निकलेगा, तो ये भी परमेय नहीं होगा, ये अपरमेय संख्या है। यहाँ देखेंगे 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, लेकिन 32 का वर्गमूल नहीं होगा। 16 का 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 32 का नहीं हो रहा है, यानी 32 रूट से बाहर नहीं निकलता है। इस तरीके से ये भी अपरमेय संख्या है। 81/91, इसका भी रूट से बाहर निकल करके ये 9 आएगा, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होता है। इस तरीके से ये भी परमेय संख्या नहीं होगा कि अपरमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे 49 का जो वर्गमूल होगा ये 7 होगा, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा। यानी दोनों 49 भी बाहर निकल गया और यहाँ 64 भी, यानी 7 बट्टा कितना होगा 8 आएगा। इस तरीके से इसको हम लोग कह सकते हैं परमेय संख्या है। तो प्रश्न 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि 49 का भी वर्गमूल होकर के 7 आया, 64 का भी वर्गमूल होकर के 8 आया, अर्थात रूट से ये बाहर निकल गया है। इसलिए प्रश्न 7 का सही ऑप्शन डी है। प्रश्न 8 में आएंगे, देखेंगे कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो हम लोग पढ़े थे कि बहुपद नहीं होने का के लिए क्या रहता है, यदि किसी भी चर का पावर माइनस में हो, कोई भी चर रूट में हो, कोई भी चर का पावर बट्टा में हो, या कोई भी चर स्वयं बट्टा में हो, तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि बहुपद नहीं है, तो यहाँ -7x ये बहुपद है। क्या ये बहुपद है। y² + √2 देखेंगे, यह भी एक बहुपद है, क्योंकि ये जो चर है वो रूट में या माइनस में उसका पावर नहीं है। ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ देखेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ देखते हैं तो x जो है ये x एक चर है और ये स्वयं रूट में है, इसलिए क्या है ये बहुपद नहीं है। और प्रश्न डी देखते हैं, यहाँ 4x² - 3x + 7 ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि पावर 2 है, तो ये भी बहुपद है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न था कि बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है कौन, तो ऑप्शन इसका सी सही है, जो एक बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x जो है ये रूट के अंतर्गत है। इस प्रकार से हम प्रश्न 9 को देखेंगे। 9 में देखेंगे x² + 5x - 6 का घात क्या है। हम लोग देखते हैं कोई भी समीकरण लिखा हो और यदि उसका पावर सबसे ज्यादा होता है वही उसका घात कहलाता है। जैसे यहाँ x + x पावर 5, x का पावर 3, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है 5 है, तो इस तरीके से कह सकते हैं ये जो 5 है इसका घात इस बहुपद का क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ प्रश्न x² + 5x - 6 का सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 2 ही है, इसलिए x का पावर 2 यानी x का घात 2 वही उसका घात होगा। इस तरीके से कह सकते हैं प्रश्न 9 का सही ऑप्शन ए है, अर्थात इस समीकरण का घात क्या होगा 2 है। प्रश्न 10 में है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है या शांत है, या आवर्ती है या अनावर्ती है। हम लोग शांत अशांत में पढ़े होंगे कि जिसका हर का जो गुणनखंड है, अर्थात नीचे भट्टा में जो होता है वो हर होता है, हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 के गुणनफल में हो उसको हम लोग कहते हैं शांत। यदि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नीचे आता है तो उसे अशांत कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका खंड करेंगे तो 15 का 3 गुने 5 आएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको काट सकते हैं। जैसे 3 से भाग देंगे तो 2, 3 से यहाँ भाग दिए तो 5। अब देखेंगे नीचे कितना है, तो नीचे देख रहे हैं केवल 5 है। केवल 5 रहे या केवल 2 रहे या 2 और 5 दोनों रहता है तो इसका हम लोग कहते हैं दशमलव प्रसार शांत है।
इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ये ए है, क्योंकि नीचे केवल 5 ही है, इसलिए प्रश्न 10 का सही ऑप्शन ए है, जो क्या है, शांत है। अर्थात 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब प्रश्न 11 को देखेंगे कि x² - 2x + 5 में मूलों का योग क्या है। मूलों का योग या शून्यकों का योग या अल्फा जो बीटा रहे, अल्फा जो बीटा का मान क्या होगा, जिसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे। अल्फा जो बीटा का जो सूत्र होता है वो -b/a होता है, और यहाँ पे b के जगह पे कितना है, तो -2 है, और a की जगह पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए -2/1, माइनस माइनस कट गया तो +2/1 = 2 होगा। इस तरीके से इसका सही जो ऑप्शन होगा ये है। इस तरीके से प्रश्न 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। प्रश्न 12 में देखेंगे 3 + 2√3 ऐसी संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 3 केवल रहता तो ये परिमेय संख्या, केवल 2 रहता तो भी परिमेय संख्या, लेकिन केवल √3 होता तो ये अपरिमेय संख्या ही होता। यहाँ पे 2√3 और ये 3 है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग है, इसलिए यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये भी रूट से बाहर 3 को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इस तरीके से हम लोग देखें कि प्रश्न यानी चैप्टर 1 और 2 से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, इसी प्रकार के लगभग सभी प्रश्न रहेंगे।